हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंडियन इकोनॉमी का एक और टॉपिक जिसको हम कहते हैं डीमेरिट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इससे पहले मैंने मेरिट्स करवाई थी और पूरा का पूरा बताया था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है। तो ये इसका लास्ट टॉपिक है। तो डीमेरिट्स में हम जानेंगे कि क्या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे लिए सिर्फ फ़ायदे लेके आई या उसके कुछ नुकसान भी थे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें सब एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के सब क्यों डेवलप करने की बात हुई। इंडस्ट्री ऐसे होगी वैसे होगी, कंपनी ऐसे चलेंगी वैसे चलेंगी, तो एग्रीकल्चर की तो बात ही नहीं हुई। तो इंडियन इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एग्रीकल्चर को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। तो इसमें मैंने कुछ लिखा है, ग्रोथ ऑफ जीडीपी प्राइमरीली बीइंग ओइंग टू ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। तो जीडीपी बढ़ी मगर वो सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर जो कि सर्विस सेक्टर है उसकी वजह से बढ़ी। एग्रीकल्चर सफर्ड अ सीरियस नेग्लेक्ट। एग्रीकल्चर को तो पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया। ग्रोथ रेट वॉज ओनली 2 to 3% पर एनम। जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है लगातार बढ़ तो रहा है मगर 2-3% से बढ़ रहा है, जबकि 4-4, 5-5, 7-7% से हमारी जो है दूसरे सेक्टर्स बढ़ रहे हैं। इट लेड टू पॉवर्टी। इससे क्या हुआ, गरीबी फैल गई रूरल एरियाज में, क्योंकि उन पे कोई फोकस नहीं किया गया। जब रूरल एरियाज मतलब एग्रीकल्चर को लगातार इग्नोर करेंगे, उस पर फोकस नहीं करेंगे, तो वो तो पिछड़ा हुआ रह जाएगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हो गया। उसके बाद अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। जितनी भी ग्रोथ प्रोसेस हुई है वो अर्बन एरियाज में हुई है। मल्टीनेशनल कंपनीज वर सेटअप इन अर्बन एरियाज ड्यू टू कंड्यूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज चाहिए थी वो उस सेक्टर के लिए सही थी, वो उस सेक्टर के लिए सही थी, वो दूसरे सेक्टर्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी जगह पे ही अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती हैं वहीं पे खुलना चाहती है जहाँ पे क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो कि रूरल इंडिया में अवेलेबल नहीं था। इट लेड टू ड्यूअलिज्म। इससे क्या हो गया, डुअलिज्म आ गई। डुअलिज्म एक ऐसी सिचुएशन, डुअल मतलब दो, तो डुअलिज्म एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक ही इकोनॉमी के अंदर दो डिफरेंट टाइप के सिस्टम आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में या किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में डुअलिज्म तो होता ही है। मतलब अगर हम शहरों में जाएं तो हमें लगता है इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई है, जैसे यूएसए या इंग्लैंड में घूम रहे हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे मॉल्स बने हुए हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम विलेजेस वगैरह में जाएं या फिर वेन एवर वी विजिट विलेजेस, तो हम ये देखते हैं कि भाई वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ तो कई बार तो बिजली भी नहीं होती, फ़ोन के सिग्नल भी कई बार मुश्किल से होते हैं। तो कहने की बात यह है कि इसकी वजह से डुअलिज्म काफ़ी ज़्यादा फैल गया। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म। कलोनियलिज्म क्या होती है, कलोनियलिज्म पहले थी कि जो अमीर कंट्रीज थे वो गरीब कंट्रीज के ऊपर अटैक करके या ग्रेजुअली कब्जा करके उसके सारे रॉ मटेरियल ले लेते थे, उस पर इकोनॉमिकली उसको एक्सप्लॉइट करते थे। तो आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल क्या ज़माना चल गया, आजकल ज़माना है नियो कॉलोनियलिज्म का। कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म बेसिकली क्या होता है। नियो कॉलोनियलिज्म एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ कंट्रीज खुद नहीं जाती। अब अमेरिका और यूके वगैरह जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं ये खुद जाके किसी कंट्री पे अटैक नहीं करती, क्योंकि ये काफ़ी काफ़ी ह्यूमिलेटिंग लगता है। तो आजकल ये क्या करती है, इन्होंने एक नया तरीका आजमाया है, ये खुद नहीं जाती, अपनी कंपनियों को भेज देती है। जैसे पेप्सी, लेज, क्या कहते हैं जो लेज के चिप्स आते हैं, पेप्सी, लेज, बर्गर किंग, मैकडी, पिज़्ज़ा हट, ऐसी ऐसी कंपनियों को भेज देती हैं कि जाओ तुम गरीब कंट्रीज़ में जाओ और उनका सारा का सारा माल लूट के हमारे पास ले आओ। तो बात तो एक ही है, पहले डायरेक्ट गवर्नमेंट्स ले रही थी ऐसे, अब इनकी कंपनियां लेनी शुरू कर दी। तो इसमें क्या मैंने लिखा है, इसमें मैंने लिखा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो एमएनसीज हैं एक्सपेंडिंग देयर इकोनॉमिक कंट्रोल। उनका इकोनॉमिक कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कर लेती हैं, इतना पैसा रिश्वत वगैरह देती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज आर एक्सप्लॉइटिंग इंडियाज मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो कंट्रीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती हैं, इतनी ज़्यादा मशहूरियाँ देंगी कि हम लोकल या इंडिजिनस या डोमेस्टिक चीज़ें खानी बंद कर देंगे और सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों की चीज़ें ही खाएंगे। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। तो मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं और कंज्यूमरिज्म को फैलाती हैं। कैसे, वेराइटी ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मासेस टू बिकम स्पेंड थ्रिफ्ट। इतने ज़्यादा ब्रांड्स लेके आती हैं तो जो मासेस हैं, जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, वो स्पेंड क्या करते हैं, वो बेसिकली स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाते हैं। इतने ज़्यादा ब्रांड्स आएंगे, इतनी ज़्यादा चीज़ें आएंगी और मशहूरियाँ दे दे के उनकी डिमांड को क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, ज़रूरत नहीं भी होगी तो वो चीज़ भी लोग घर पे लेके आएंगे और लोगों को खर्चा करवाया जाएगा और खर्चीला बना दिया जाएगा। और जब भी हम खर्चा करते हैं अमेज़ॉन पे या किसी पे भी, तो पैसा तो हमारी जेब से निकल के दूसरे जेब में चला जाता है ना। तो हमें स्पेंड थ्रिफ्ट बना दिया गया। एडेप्टेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑफ स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग्स। तो एक और कल्चर इन्होंने शुरू किया, स्पेंडिंग
थ्रू बोरोइंग्स, मतलब कर्जा लेके खर्चा करना, जैसे क्रेडिट कार्ड के आजकल हम करने लग गए हैं, या फिर ईएमआई पे खर्चा कर देते हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज़ लाए जिससे कि इनका काफ़ी ज़्यादा भला होगा। नेक्स्ट आ जाता है लूप साइडेड ग्रोथ। लूप साइडेड ग्रोथ में मैंने लिखा है नॉट इंक्लूसिव ग्रोथ, एज इट डज नॉट इंक्लूड ऑल द सेक्टर्स। इसमें सारे सेक्टर्स तो आते नहीं, जब सारे सेक्टर्स आते नहीं तो ये तो जो ग्रोथ है इस टाइप की ग्रोथ को लूप साइडेड ग्रोथ कहते हैं, जिसमें एक दो सेक्टर की ही भलाई हो और बाकी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। तो आईटी सेक्टर ग्रोथ ओनली, तो इसमें ज़्यादा फोकस आईटी सेक्टर पे रहा और नेग्लेक्टिंग फार्म सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया गया। फोर्स टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स डिस्पाइट ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसके अंदर क्या हुआ कि बाहर से हमें सामान खरीदना ही खरीदना है, हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन है, हमारे यहाँ सरप्लस प्रोडक्शन होती है फूड ग्रेन्स की, फिर भी हमें बाहर से खरीदना है, हम मना नहीं कर सकते। तो इसलिए जितना भी बाहर के जो दलिए हैं, बाहर के जो सामान है एग्रीकल्चर के, इवन इफ हम सरप्लस बना रहे हैं वो भी हमारे मॉल्स में मिल जाते हैं और हम खरीद लेते हैं उनको। ठीक है, तो ऐसे कर करके फोर्स किया गया और एक टाइप का बताया गया कि बाहर का सामान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे आम लोगों को वो सामान दिया गया लगातार। तो लूप साइडेड ग्रोथ में सिर्फ एक दो सेक्टर्स का फायदा हुआ, मेनली आईटी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल एरोजन। क्यों? एवरीवन वांट्स टू अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, हर कोई वेस्टर्न कल्चर से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि उसी को अडॉप्ट करना चाहता है, और जब वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करेंगे तो सामान तो उन्हीं का खरीदेंगे ना। सुबह पराठों की जगह हम क्या खाएंगे? ब्रेड, मक्खन, ब्रिटानिया का मक्खन खा रहे हैं, या फिर कोई मतलब ऐसी चीज़ कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल ऐसे बना रहे हैं जो कि मतलब फॉरेनर्स जीते हैं, और खाना पीना और रहना सहना या फिर कपड़े इस तरीके के पहनेंगे जो फॉरेनर्स पहनते हैं, तो वो तो सारे ब्रांड्स उन्हीं के ही हैं, तो सारा का सारा पैसा आउटफ्लो ही होगा। एवरीवन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, आजकल हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता है, एंड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ थी वो जॉइंट फैमिली वगैरह की थी, वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि जब भी आजकल आप टीवी पे मशहूरी देखेंगे तो पुराने ज़माने में क्या होता था, पूरी फैमिली बैठ के टीवी देखती थी और टीवी की मशहूरी आती थी। आजकल क्या होते हैं, सिर्फ मियाँ बीवी बैठते हैं और एक आधा कोई बच्चा होता है और टीवी की मशहूरी होती है। तो ऐसी टाइप की दिखा के वो एनकरेज करना चाहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ऐसे कर करके आजकल आपको पता ही है वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ये हमारी कल्चरल वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं। तो हर एक चीज़ का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो इसमें मैंने डिस्कस करना था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के डीमेरिट्स क्या हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।